गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम आ गए हैं 9th क्लास का पॉलिनोमियल, जिनको हिंदी में बहुपद कहते हैं, और यह भारती भवन बुक से रिलेटेड है। तो भारती भवन बुक का जो पॉलिनोमियल का बेसिक चीज़, जिनको हम थ्योरी कहते हैं, वह सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होती है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उनका बेसिकली थ्योरी चाहिए। तो थ्योरी यदि अच्छा है, थ्योरी यदि समझ गए हैं, तो चैप्टर में 50% सोल्यूशन जो है थ्योरी के माध्यम से आसान हो जाता है। तो इसलिए गाइस, आप लोगों के बीच पहले चैप्टर से पहले थ्योरी का सारा सब एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के बीच करवाएंगे, इसके साथ चैप्टर में आएंगे। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए आज इस पॉलिनोमियल के लिए पहला वीडियो और इस चैप्टर के लिए पहला वीडियो थ्योरी केवल आप लोग बना रहिए, और वीडियो के अंत तक बन करके पूरी वीडियो एक एक करके देखिए। और एक एक करके देखने के बाद उसमें कॉपी पेन के साथ बैठिए। एक एक करके जैसे जैसे वीडियो में बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कॉपी पेन वीडियो को रोक करके आप पूरे अच्छी तरह से लिख करके समझ करके आगे पूरे वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए आते हैं। चलिए, तो हम आ गए हैं आप लोगों के बीच। तो यहाँ पे एक बात ये मिलता है कि यदि इतना हम वीडियो चला के फिर इनको लिखते तो हमको लॉन्ग टाइम लगता। यदि यही वर्ड पहले अपने एक एक स्टार को लिख करके अब हमको केवल समझाने की काम होगा। तो इस मेरा समझ ये था कि जितना हम लिखने में टाइम देंगे उतना हम समझाने में टाइम देंगे, तो वीडियो भी शॉर्ट बनेगा और काम भी थोड़ा समय से हो जाएगा और उतना समय भी नहीं लगेगा, वीडियो में लॉन्ग टाइम भी नहीं लगेगा। तो इसलिए चलिए आइए बिना विलम्ब किए हुए इस सवाल की ओर। तो पहला स्टार है मेरा चर x या y, यानी चर किसी भी A to Z एनी टू 1 लेटर किसी भी पद में हो सकते हैं। किसी भी चर A to Z में हो सकता है, A से लेकर के Z तक के कोई भी वर्ड हो सकता है, लेटर हो सकता है। तो चर और संख्याओं के गुणनफल को, अब देखिए चर तो होगा x या y या z, ABCD से लेकर कोई भी एनी वन, या और भी हो सकता है उसके साथ। संख्याओं के गुणनफल को पद या बीजीय पद कहते हैं। तो कोई भी चर रहेगा उसके साथ नंबर जो भी रहेगा, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, प्लस में है या माइनस में है, प्लस या माइनस दोनों में किसी में भी यदि है चर के साथ, तो उनको हम बीजीय पद कहेंगे। क्या कहेंगे? बीजीय पद कहेंगे। तो जैसे 9x, अब देखिए कोई संख्या भी है और चर भी है उसमें, तो चर हम उन्हीं को कहेंगे जो A to Z लेटर में कोई भी यानी 1 या 2 उसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में यानी गुणन के रूप में होगा, तो उसी को हम कहेंगे पद। तो 9x, जैसे 9 में क्या क्या मल्टीप्लाई है, 9 है और x है। तो अब यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि 9 तो एक संख्या हो गया और x एक चर हो गया, इसमें तो ये मिल गया। फिर इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल में लिए है माइनस के रूप में। तो देखिए यहाँ पे माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, क्योंकि पद जो होती है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल लिए है कि 13x² y। तो अब 13x² y में देखिए क्या क्या गुणांक है, 13 है, जबकि 13 के साथ माइनस का चिन्ह है, इस पद के साथ माइनस का चिन्ह है, तो नंबर में ही माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। तो -13, इसके बाद x², इसके बाद y। तो इस पद में -13x² y में 13 गुना x² गुना y लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल में है 3a² b। तो अब देखिए 3a² b में 3 गुना a² गुना b लिख सकते हैं।
तो इन्हीं तीनों को गुणनफल, इसमें जो है चर दो प्रकार से है, एक ए के रूप में है और एक बी के रूप में है, और उसके साथ संख्या भी गुना के रूप में है। तो यही संख्या और चर के गुणांक यानी गुणनफलों को ही हम बीजीय पद कहेंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद दूसरा स्टार आता है एक गुणांक, जिनका इंग्लिश हम कहते हैं कॉफिशिएंट। इंग्लिश क्या होता है? कॉफिशिएंट होता है। तो गुणांक, गुणांक से ही स्पष्ट हो गया कि गुना के रूप में होना चाहिए। तो इस बात को समझने की काम करेंगे। तो किसी पद में चर, बात वही है, चर ए से लेकर के जेड तक एनी लेटर कोई भी हो सकता है, उनको सबों को हम चर कहेंगे। तो चर एक्स या वाई या जेड के रूप में। तो चर के साथ जो भी संख्या गुना में रहते हैं, अब देखिए चर के साथ जो भी संख्या गुना में रहेगा, चाहे वह प्लस हो या माइनस हो, उसे उस पद का क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे। उस पद का, उसे उस, यहाँ पद होगा, पद का, उसे उस पद का गुणांक कहते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल में आ जाएंगे। देखिए 9x में x का गुणांक कितना है? तो इसके साथ जो ही गुना में रहेगा वही ना गुणांक होगा। x के साथ 9 गुना में है, तो x का गुणांक कितना होगा? 9 होगा। x का गुणांक 9 होगा। फिर इसी में अब देखिए -5ab² में, -5ab² में ab² का गुणांक कितना है? तो अब ये पूरा का पूछ दिया हमसे, तो पूरा का यदि पूछ देगा तो इसके साथ ab² को छोड़कर इसके बाद क्या बचता है? -5। तो ab² का गुणांक क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, -5 होगा। फिर इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल 13xy में y का गुणांक। अब देखिए इसमें केवल इसी को गुणांक के बारे में पूछ रहा है। तो जिसके गुणांक के बारे में पूछेगा उस चर को छोड़ करके या उस संख्या को छोड़ करके बाकी उस पद में जितने भी शेष बचता है उसका वह गुणांक होता है। इस बात को याद रखना है। तो इसमें यदि y का हमसे पूछता है तो y को छोड़ देना है, बचा कितना? 13x। तो y का गुणांक तब क्या कितना हो जाएगा? 13x हो जाएगा। कहोगे कि यहाँ तक केवल संख्या था, केवल होता है गुणांक में, तो फिर इसमें पद कैसे आ गया, चर कैसे आ गया? तो गुणांक के लिए याद रखना है, जिसका गुणांक हमसे पूछेगा, y का पूछा है तो y को छोड़ करके बाकी जितने भी पद उसमें होता है सारा का सब गुणांक में, तो वह उस पद का गुणांक होता है। जो भी हमसे पूछेगा उसको छोड़कर बाकी जितने भी, चाहे वह चर हो या अचर हो, यानी कांस्टेंट जिनको कहे, नंबर जिनको कहे, तो वह हो, तो गुना के रूप में जितने भी रहता है उसको छोड़ करके बाकी सब उसका गुणांक होता है। तो इस बात को याद रखेंगे। फिर इसके बाद इसी में अब देखिए y का केवल पूछा है, इसी तरह से x का भी हो सकता है। तो x का गुणांक क्या होगा? तो x को छोड़ देना है, इसके बाद बचा कितना? 13 और y। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या हो जाएगा? 13y हो जाएगा। x का गुणांक 13y होगा। फिर इसके बाद अगले पूछा है उसी में, अब इनको छोड़ दिया है, इनको अब छोड़ दिया है। अब क्या पूछता है कि 13 का गुणांक। तो 13 का गुणांक, अब देखिए नंबर का हमसे पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, तो संख्या का गुणांक अर्थात संख्या को छोड़ देंगे, बाद बाकी जो हमको बचेगा यानी x और y जो बचा है, तो 13 का गुणांक क्या हो जाएगा? x और y। तो यहाँ पे देखिए जिसका पूछा है उसको छोड़ करके बाद बाकी हमसे जितने बचेगा उस पद में, उसका वह गुणांक कहते हैं। शेष बाकी पदों को, शेष बाकी नंबर हो या चर को, उसका गुणांक कहते हैं। तो गुणांक के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद अगला स्टार है किसी पद के प्रारंभ में अर्थात शुरू में कोई संख्या न हो, कोई संख्या न हो, कोई भी पद है उसमें केवल केवल चर ही है, उसमें अचर का यानी कांस्टेंट का कुछ भी वहाँ पे जिक्र नहीं है, तो उस पद का गुणांक कितना होता है? 1 होता है। जिस पद में कोई नंबर यानी संख्या गुना नहीं हो तो उस पद में गुणांक केवल 1 होगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे y² में
वाई स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए जितना पद है हमारे पास, नंबर तो है नहीं, नंबर नहीं है तो कोई भी चर है, तो चर का गुणांक पूछा है, इसके साथ कुछ भी गुना में तो नहीं है। तो यदि कुछ भी गुना में ना हो तो कितना गुना में रहता है, तो 1 गुना में रहता है। तो अब यहाँ पे वाई स्क्वायर का गुणांक तब कितना हो जाएगा, 1 कह सकते हैं। तो ऐसे 1 तो सब के साथ गुना में रहता है। फिर इसके बाद वाई एक्स स्क्वायर वाई में एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक। तो देखिए सारा सब चर के बारे में पूछा है, इसके पीछे कुछ नहीं गुणांक में है, तो कितना लिख सकते हैं, 1 गुना में लिख सकते हैं। अब देखिए इसका गुणांक कितना हो गया, 1 हो गया। तो याद रखना है यदि कोई भी संख्या ना हो गुना में तो उसका गुणांक 1 होता है। इस तरह से इसको याद रखना अत्यंत आवश्यक है, इसको बेसिकली याद रखना है। तो इसी तरह से जो भी हमसे पूछेगा, यदि हमसे यही पूछ दिया जाए कि -15 XY में, या इसमें तो नंबर तो नहीं देगा, ऑलरेडी नहीं नंबर देगा। 15 XYZ में या XYZ में क्या हो जाएगा, नंबर नहीं देगा। तो XYZ में इस क्या देगा कि XYZ का गुणांक क्या होगा, XYZ में ही XYZ का गुणांक, XYZ में XYZ का गुणांक क्या होगा, इसके पीछे कुछ तो गुना नहीं है, तो नहीं है गुना तो कितना गुना में रहता है, 1 रहता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 दे सकते हैं। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। तो कोई भी पद में संख्या गुना में ना हो तो वह उस पद में संख्या कितना गुना में रहता है, तो 1 गुना में रहता है। तो याद रखना, कोई भी पद में नंबर ना गुना में हो तो उसका गुणांक में 1 होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टार, पद का घात, डिग्री ऑफ ए टर्म। तो अब इनको क्या कहेंगे, घात किसको कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है केवल पद के बारे में दे रहा है, ये भी याद रखना है। पद के बारे में दिया है तो पद के बारे में ही जानेंगे, केवल ओनली 1 पद के बारे में बात कर रहा है, उसमें कोई तरह के दूसरे तीसरे पद में नहीं कह रहा है, एक ही पद में कह रहा है। अब एक पद में जितने भी चर हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे अधिक भी चर हो, या किसी पद में चर ही ना हो, केवल कांस्टेंट हो, तो उसमें क्या होगा, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, किसी भी पद के सभी चरों के घातांकों का योगफल। अब देखिए कोई भी पद होना चाहिए, कोई भी पद, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, उनमें कोई ये नहीं, पद के सभी चरों, चर क्या होते हैं, A to Z लेटर होता है। चर ए से लेकर के जेड तक में जो भी लेटर होते हैं वो सारा सबको वेरिएबल कहते हैं, अर्थात चर कहते हैं। तो अब उस चर में केवल हमको देखना चर के घातांक, अर्थात उस चर में पावर कितना है। इसमें नहीं कुछ है तो 1 है, इसमें भी नहीं कुछ है 1 है, इसमें भी नहीं कुछ है 1। ABCD का लेटर नहीं कुछ रहता है, पावर में तो 1 रहता है। तो चलिए घातांक के बारे में बात था, तो इसमें घातांक 1 हुआ, इसमें y में घातांक 1 है, z में घातांक 1 है। तो उस घातांकों का योगफल यानी जोड़ना है, घातांकों का योगफल उस पद का घात कहते हैं, उस पद का घात कहते हैं। फिर इसके बाद अब है, जैसे में एग्जाम्पल में इनमें समझ लेंगे कि घातांक किनको कहते हैं। तो वहाँ पे इससे पहले हम आपको बता दिए थे कि इसमें पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके भी पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब देखिए घातांकों का योगफल कर रहा है, तो x का घातांक 1, y का घातांक 1, z का घातांक 1, इन सबों का योग यानी 1 जोड़ 1 जोड़ 1। यहाँ पे देखिए 1 जोड़ 1 जोड़ 1, तो इसका 1 जोड़ 1 जोड़ 1 का कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे 2a स्क्वायर b स्क्वायर c। तो कहा जाए तो a का घातांक कितना 2, b का घातांक कितना 2, c का घातांक कितना नहीं कुछ है तो घातांक 1 है। तो अब सबों का योगफल, वही कह रहा है ना, सबों का योगफल। घात यदि हमको निकालना है तो पद में जितने भी चर हैं सभी चर पर घातांक कितना है उस घातांक को जोड़ देना है, सबों को जोड़ करके जो आएगा तो उस पद का घात ही कहेंगे, उस पद का घात कहेंगे। तो पद का घात के लिए सभी घातांकों का, सभी चरों का घात का योग होगा। तो इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 2 + 2 + 1। तो यहाँ पे ये नहीं समझना है कि ये 2 है, यहाँ पे ये 2 का कोई वैल्यू नहीं है, केवल हमको देखना है चरों के घातांक, केवल चर में कितना पावर में है उसका केवल योगफल होगा वहाँ पे।
तो 2 4 1 5 होगा। तो 2a² b² c में घात कितना होगा? 5 होगा। फिर इसके बाद अब देखिए तीसरा नंबर एग्जाम्पल है 3y। अब देखिए घात 4 का घातांक, तो 4 में देखिए घात है कुछ नहीं है, तो 4 में यदि घात कुछ नहीं है तो कितना होगा? 1 होगा। 4 में कुछ नहीं घात है तो 1 होगा, तो यही 1 उसका घात का आएगा। और दूसरा चर तो हमारे पास था नहीं कि वह उसका दूसरा कोई और होता, तो इसलिए इसका घात 1 ही होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए कि 13a² का घात क्या होगा? तो केवल याद रखना है नंबर का कोई वैल्यू नहीं होता है घातांक में। पद का घात यदि हमको निकालना है, पद का घात, तो नंबर का इसमें कोई वैल्यू नहीं होता है, केवल चर का वैल्यू होता है। चर में देखना है पावर हमको कितना है, कितने चर उस पद में है। यदि 2 चर होगा तो दोनों चर का पद का घातों का योग होगा। यदि एक ही पद है, एक ही चर है, तो उसका जितना पावर है वही उसका घात होगा। इसी तरह से हम 5वां नंबर का बात किया जाए तो 5वां नंबर में यदि पूछ दिया जाता है कि 3 का घात कितना है, 3 का घात कितना है, तो अब देखिए इसमें तो चर का बात कर रहा है, इसमें चर तो है नहीं। और चर जिसमें नहीं हो रहता है, यही तो सबसे बड़ी बात बेसिकली फॉर्म होता है कि यही बात विद्यार्थी सब भूल जाता है। तो ये बात भूलने से पहले याद रखना जरूरी है, यदि जिस पद में चर न हो तो उसका पावर जो होता है, किसी भी चर का पावर वहाँ पे हम 0 डाल सकते हैं, किसी भी चर का पावर 0 डाल सकते हैं। तो उस चर का घात जो होगा कितना होगा? 0 होगा। चर का घात 0 होगा। यदि जिस चर में, फिर से हम बात बोल रहे हैं, जिस चर में केवल टू केवल नंबर हो तो उस पद का घात, जिस पद में केवल टू केवल नंबर हो उस पद का घात यदि हमसे पूछ दिया जाए, उस पद का घात, तो उस पद का घात तो हम कितना कहेंगे? 0 कहेंगे। उस पद का घात 0 कहेंगे। याद रखना है किसी भी पद में कोई भी चर राशि ना हो, केवल टू केवल अचर हो, तो उसका घात 0 होता है। ये बेसिकली फॉर्मूला है, इनको याद रखना सबसे महत्वपूर्ण है। और यही सब विद्यार्थी करते क्या है, उसको याद ना रहने के कारण से वो भूल जाते हैं। अब भूलने का सबसे यही होते, सब तो देखते रहता है कि इसमें चर है, इसमें चर है तो इसका तो घात होगा, और जिसमें चर ही नहीं है उसका घात क्या होगा? वही तो सबसे मेन फॉर्म है, याद रखना। जिसमें चर न हो उसका घात 0 है, सबसे मेन फॉर्मूले ये याद रखना जरूरी है। जिसमें चर न हो उसका घात 0 है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो यही था आप लोगों के बेसिकली, और इसमें इससे रिलेटेड आगे है तो बहुपद पद के बारे में है। इसके बाद पद से एक बहुपद के रूप में जाएंगे, बहुपद में अनेक पद मिलके होता है, तो वह थ्योरी आपके पास अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो इस चैनल को जो न्यू में देखते होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि हमको नोटिफिकेशन जो भी आपको वीडियो डालेंगे तो अब तक वह पहुंचेगा। और अच्छी से अच्छी उसमें 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th हो, 12th हो, सबों का जानकारी आपको बेनिफिट, और वह लॉजिकली के साथ एक एक बात को, छोटी से छोटी बात को बता करके, समझा करके आगे की ओर चलते चलेंगे। तो आप लोग बना रहिए, और चैनल में पर जो नए देख रहे होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट सबसे पहला है कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे, और नोटिफिकेशन अर्थात बेल आइकन का घंटी का भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे तो वो आप तक उसी टाइम आप तक पहुंच जाएगा, और उस वीडियो को देखने को समय मिल जाएगा। इनसे आगे क्या क्या डालते हैं, क्या क्या आपके पास गया, वह देखने को, समझने को और पढ़ने को मिलता है। तो आप लोग बना रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।